रीजनिंग का, साथ में संचार और पारस्परिक कौशल का, साथ में निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान, सब कुछ है सिलेबस में, सब कुछ है। मतलब आपको पूरा मैथ्स देखना है और मैथ्स में सारा कुछ है, बताऊंगा अभी मैं। रीजनिंग में भी सब कुछ है। सामान्य मानसिक योग्यता जो लिखा है उसका मतलब ही क्या होता है, रीजनिंग होता है। तो व्यापम का जो रीजनिंग है वो व्यापम का रीजनिंग देखना पड़ेगा आपको। खैर पीएससी से थोड़ा कम होता है व्यापम का रीजनिंग, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा रीजनिंग भी। और दिक्कत वाली बात है कि संचार और पारस्परिक कौशल लिख दिया है, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल, साथ में निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान भी लिख दिया है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो है बहुत कुछ पढ़ने को। कैसे पढ़ाऊंगा एक महीने में अभी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि पूरा डिटेल्ड में पढ़ाना तो संभव ही नहीं है। इतने सारे चैप्टर हैं, 30 से तो ऊपर चैप्टर हैं, देखा जाए तो 30 से अधिक चैप्टर हैं। अब एक महीना में 30 ही दिन होंगे आपके पास में और चैप्टर 30 से ऊपर हैं, तो संभव ही नहीं है कि एक दिन में मैं एक चैप्टर पढ़ा पाऊंगा आपको, ये संभव ही नहीं है। लेकिन वेटेज भी बहुत बड़ा नहीं है, जैसा व्यापम के एग्जाम्स में होता है कि 30 प्रश्न मैथ्स के आते हैं, जैसा था अभी महिला पर्यवेक्षक में, जैसा था सब इंस्पेक्टर में, जैसा पटवारी में होता है, आरआई में होता है, उतना बड़ा वेटेज नहीं है। 10 नंबर का वेटेज है, कम भी नहीं है बहुत और बहुत ज्यादा भी नहीं है। जैसे बाकी विषयों का वेटेज है वैसा ही वेटेज आपका मैथ्स का भी है। तो एक बार दिखा रहा हूं मैं क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ाऊंगा मैं उसको, एक महीने में किस प्रकार से चलेंगे आगे समझा देता हूं मैं पहले। और इसके बाद वाली क्लास सहकारिता अधिनियम की होगी आपकी एक, और एक क्लास लास्ट वाली आपकी छत्तीसगढ़ जीएस की होगी। 4 क्लासेस सभी फिलहाल रेगुलर चलेंगी आपकी। पहली भाषा की, जिसमें सर मैनेज करेंगे अपना हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा को, और दूसरी होगी आपकी मैथ्स की, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में अपने हिसाब से मैनेज करूंगा, और तीसरी आपकी सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग वाला सेक्शन जो है 25 नंबर वाला उसकी होगी, और चौथी छत्तीसगढ़ जीएस की होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जीएस भी थोड़ा सा जरूरी हो गया है, क्वालिफाई करना है आपको। और शनिवार रविवार को आपकी कंप्यूटर और इंग्लिश की 3-3 घंटे की क्लास होगी। इतने विषयों को पूरा कराएंगे आपका शनिवार रविवार को। हर शनिवार को और रविवार को आपका कंप्यूटर और इंग्लिश लगेगा। ये शेड्यूल रहेगा आपका पूरा एक महीने तक। एक बार मैथ्स के सिलेबस को देखते हैं। तो ओवरऑल तो आपने देखा होगा क्या है कैसा है, ये सब तो सर बता दिए होंगे। भाग 1 जो है इसको क्वालिफाई करना है। भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न है, 10 अंक, और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान 10 प्रश्न है, 10 अंक। क्वालिफाई करना है इसको। क्वालिफाई करने का मतलब आपको 20 में से मिनिमम 50% मतलब 10 नंबर लेकर आना ही है। अब वो 10 नंबर आप पूरा छत्तीसगढ़ से ले आओ या छत्तीसगढ़ी भाषा से ले आओ, मैटर नहीं करता, दोनों का मिला के आपका मिनिमम 10 होना चाहिए। जो मेरिट बनेगा उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ कोचिंग वाले ये भी बोल रहे हैं कि जो मेरिट बनेगा वो दोनों को मिलाकर बनेगा, मतलब उसमें क्वालिफाई कर लिए लेकिन उसके नंबर और इसके नंबर को मिलाकर बनेगा मेरिट। लेकिन विज्ञापन को देखेंगे तो विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है, विज्ञापन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि भाग 1 को आपको क्वालिफाई करना है और जो मेरिट बनेगा वो बनेगा भाग 2 से। भाग 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपके 10 है, 15 है, 18 है, 17 है, 11 है, आप सभी ने पेपर का भाग 1 को क्वालिफाई कर लिया है। अब जो मेरिट बनेगा वो बनेगा 80 नंबर में से। ध्यान रखिएगा, विज्ञापन में तो साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि जो मेरिट बनेगा वो पेपर का भाग 2 बनाएगा, पेपर का भाग 2। तो भाग 1 क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्रश्न आएगा उसमें ऑप्शंस रहेंगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाएगा आपको। क्वालिफाई करना है मतलब मिनिमम 10 नंबर लाना है आपको। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम आपका 70% आना चाहिए। व्यापम का जो अभी तक का इतिहास रहा है लगभग 70-75% आता है तब सिलेक्शन होता है आपका। ओवरऑल 70-75% में आपका सिलेक्शन होता है। अब मैं बोल रहा 50% लाना है आपको, तो आसान बात ही है, बेनिफिट ही मिलेगा आपको इसमें। तो आपको केवल क्वालिफाई करना है। मेरिट जो बनेगा विज्ञापन के हिसाब से, विज्ञापन में जो लिखा है मेरिट बनेगा 80 में से, 80 में से मेरिट बनेगा। 80 में आपका कितना आ रहा है वो मैटर करेगा। तो 80 में आपका मेरिट बनेगा, ध्यान रखेंगे 80 नंबर, 80 प्रश्न है। इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है यह सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग का है। सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग का है, 25 प्रश्न है, 25 अंक के। बाकी सब तो देख पा रहे हैं बराबर बराबर है लगभग। सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न है, गणित और तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कंप्यूटर विषय थोड़ा आसान है, इसीलिए इसको शनिवार रविवार को लगाएंगे। तो मेरिट जो बनेगा वो बनेगा भाग 2 से। विज्ञापन के अनुसार मेरिट भाग 2 से बनेगा। अगर मैथ्स का सिलेबस पे आओ सीधे, क्योंकि बाकी इंडिविजुअल फैकल्टीज आके डील करेंगे, मैथ्स के सिलेबस में आता हूं। देखिए सीधे
तो ये मैथ्स का सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। 20 को ऐड नहीं करेंगे, ऑनलाइन में जो पूछ रहे हैं आप लोग, 20 नंबर को मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। एकदम क्लियर लिखा है विज्ञापन में, एकदम क्लियर लिखा हुआ है, विज्ञापन को पढ़ेंगे तो आप। मैथ्स का सिलेबस देखिए, सब कुछ है, संख्याएं हैं, वर्ग है, घन है, वर्गमूल है, घनमूल है, सब कुछ लिखा है। मतलब जो एक जनरल सिलेबस होता है व्यापम का, मैथ्स का, आरआई का उठा लीजिए आप, पटवारी का उठा लीजिए, मंडी इंस्पेक्टर का उठा लीजिए, जो जनरल सिलेबस होता है। महिला पर्यवेक्षक में कम पूछता है मैथ्स को, सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन में एकदम सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें तो सब कुछ ले लिया है, सब कुछ है। देखिए संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं सारी प्रकार की, उसके बाद वर्ग है, वर्गमूल है, घन है, घनमूल है, घातांक करनी को भी शामिल कर लिया है। वो देख सकते हैं सारे चैप्टर्स हैं, ये सारी संख्याएं आप देख पा रहे हैं। इसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आप देख पा रहे हैं। घातांक करनी को भी लिख दिया है। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त एलसीएम को भी लिख दिया है। भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया भी लिख दिया है। औसत है, चाल, समय, दूरी अपने आप में बहुत बड़ा है, इसी में आपको रेलगाड़ी, नाव और धारा को भी कवर करना पड़ता है। उसके बाद बीज गणित, बीज गणित के मूलभूत नियम, संक्रियाएं, मतलब बीज गणितीय सूत्र जितने भी होते हैं आपके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जितने भी सूत्र होते हैं बीज गणितीय, उन सारे सूत्रों पर प्रश्न बन सकते हैं। एक चर एवं दो चर वाले रैखिक और युगपत समीकरण, ये पूरा आरआई का सिलेबस देखना आप। आरआई का जो मैथ्स का सिलेबस है पूरा कॉपी है, ये पूरा कॉपी है। एक चर और दो चर वाले रैखिक और युगपत समीकरण देखे होंगे, ऐसे प्रश्न बनते हैं। दो समीकरण दिए रहेंगे, दोनों समीकरणों का एक हल होगा, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, ऐसे जो प्रश्न बनते हैं एकदम पसंदीदा प्रश्न है व्यापम के। वो आरआई का, पटवारी का, मंडी इंस्पेक्टर का, इनमें सब में पूछता है उसको। पूरा आरआई का जो मैथ्स लिखा है उसको कॉपी कर दिया है और कुछ छूटा ही नहीं है, सब कुछ है। देखो औसत, चाल, समय, दूरी, वही चीज है। खैर ये तो आगे बढ़ेंगे तो अनुपात, समानुपात भी है, ये देखिए प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, रेखा कोण भी है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, मतलब पूरा 2D आकृति भी है। आगे बढ़ेंगे तो गोला, बेलन, शंकु, घन, घना, पूरा 3D आकृति भी है। सब कुछ तो पढ़ना है, कुछ बचा ही नहीं है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। महिला पर्यवेक्षक में फिर भी सिलेक्टेड चैप्टर्स थे, वहीं से पूछा भी था, कुछ बाहर से नहीं पूछा था, एकदम सिलेक्टेड चैप्टर्स थे महिला पर्यवेक्षक में। औसत था, प्रतिशत था, लाभ हानि था, इसके अलावा एसआईसीआई था, अनुपात, समानुपात, और यहीं से प्रश्न भी पूछा बस। लेकिन यहां पे तो सारा कुछ लिख दिया है। और उससे बड़ी समस्या की बात यह भी है, संचार कौशल, पारस्परिक कौशल लिख दिया है। संचार कौशल और पारस्परिक कौशल में पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ता है आपको। निम्न में से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन है, निम्न में से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, फीडबैक क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। जनरली पीएससी पूछता है इसको, आजकल तो पीएससी भी बंद कर दिया है, सीसेट में पूछना इसको। पीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है संचार और पारस्परिक कौशल, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल, थ्योरी सेक्शन है ये। इसके अलावा देखेंगे आप तो और भी है, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद देखेंगे तो सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता अपने आप में रीजनिंग है पूरा। आपको लग रहा होगा ये एक टॉपिक लिखा हुआ है सर, सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता का मतलब होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग। इसमें रीजनिंग के मेन सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। श्रेणी का पूछ सकता है, लुप्त पद आ जाएगा, सादृश्यता आ जाएगा, वर्गीकरण आ जाएगा, सांकेतिक भाषा आ जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला, पासा, घन, घनाभ, आकृतियों की गिनती, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है। ये तो पूरा रिपीट हो गया, इसको छोड़ दीजिए, वही चीजें लिखी हुई हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये सिलेबस है आपका। तो एक महीना में देखा जाए तो पूरे सिलेबस को खत्म कर पाना संभव ही नहीं है, किसी हालत से संभव नहीं है। आप सोचेंगे एक दिन में पूरा लाभ हानि को खत्म कर दे 1 घंटा में, तो संभव नहीं होता है वो। एक दिन में पूरा प्रतिशत को पढ़ लिया जाए तो संभव नहीं है। और 30 से तो ऊपर चैप्टर लिखे हुए हैं। एक दिन में अगर आप एक चैप्टर का टारगेट भी लेके चलेंगे तो संभव नहीं है कि आप एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ते हैं तो भी 30 दिन में खत्म कर देंगे, वो भी संभव नहीं है। और कैसे करेंगे आप खुद सोचो, 2D को कैसे एक दिन में खत्म कर देंगे 1 घंटे में आप, 3D को कैसे 1 घंटे में 1 दिन में खत्म कर देंगे आप।
तो अब तैयारी करे कैसे इसकी, क्योंकि 10 नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं यहां से। 10 नंबर बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 10-10 नंबर का ही तो वेटेज है। अब 10-10 को छोड़ भी नहीं सकते। 10 नंबर का ही तो हिंदी भी है, फिर समझ आ रहा है? 10 नंबर का ही तो सामान्य ज्ञान भी है फिर। तो ऐसे कितने को छोड़ेंगे आप? 10-10 नंबर के तो है, और मेरिट में सीधे सीधे 10 नंबर ऐड होंगे इसके। ये भी नहीं कि क्वालिफाई करना है, इसको रखना था क्वालिफाई वाले में। 5 कर लो इसमें से, 6 कर लो इसमें से, इसको रखना था उसको क्वालिफाई वाले में। जैसे सीसेट क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना है आपको। अब मेरिट में नंबर जुड़ेंगे, 10 में 10 लाओगे तो आगे हो, 10 में 2 लाओगे तो पीछे हो जाओगे। और ये विषय ऐसा है कि बच्चे 10 में 10 भी लाते हैं इसमें। तो ये विषय जो लोग बोलते हैं कि महीना भर है छोड़ दो, तैयारी मत करो मैथ्स को, महीना भर तो है बस, बाकी में ध्यान दो। समस्या क्या इस विषय के साथ में, 10 नंबर का जो है इसमें बच्चे 10 में 10 लाने वाले भी हैं, इसीलिए इस विषय को छोड़ नहीं सकते आप। इसीलिए इस विषय को छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि बच्चे इसमें 10 में 10 भी लाएंगे, और आप इसको छोड़ के जाएंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे आप उनसे। क्योंकि 10 नंबर का गैप जो क्रिएट होगा, 8 नंबर का जो गैप क्रिएट होगा, उसको जीएस में पाटना बहुत बड़ी बात होती है। 10 तो जीएस का प्रश्न ही आएगा, उसमें कितना गैप क्रिएट कर लोगे आप? 2 नंबर 3 नंबर का गैप क्रिएट होगा। लेकिन ये ऐसा पेपर है जिसमें 10 में 10 नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको। इसलिए इस विषय को पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, क्या अप्रोच होगा, वो बता दे रहा हूं मैं। केवल मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा आपको महीना भर, जैसा मैंने पिछले बार पटवारी का पेपर को पढ़ाया था। पिछले बार जो पटवारी का पेपर हुआ था, तो पटवारी का पेपर पिछले साल की बात कर रहा हूं, 2022 में जो पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें मैंने यही तरीका अपनाया था। क्योंकि समय बहुत कम था, तो मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरे सिलेबस को खत्म किया था। और इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि व्यापम का दायरा पता है हम लोगों को, व्यापम क्या पूछता है, क्या पूछता आया है। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, मतलब क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके पीछे आगे उसके आसपास की पूरी कहानी आपको समझा दूंगा मैं। जैसा मैराथन क्लास में लेता था यूट्यूब में, वैसा ही कुछ चलेगा 1 महीना पूरा। पूरा डिटेल्ड में किसी चैप्टर को डील नहीं करने वाला मैं, कि प्रतिशत लिखो, प्रतिशत को पूरा डील कर रहा हूं मैं 3 दिन तक, वो नहीं चल पाएगा। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, लेकिन ये विश्वास दिला रहा हूं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा 30 दिनों में, उन्हीं में से आपको लगभग सब कुछ मिलने वाला है। महिला पर्यवेक्षक में आप लोग देखे होंगे, सब कुछ तो क्लास नोट से आया था, सब कुछ आया था। 15 का 15 प्रश्न आया होगा क्लास नोट से, और 1 महीने का क्लास नोट था वो, बहुत लंबा 6-7 महीने का नहीं था, 1 महीने का था केवल वो। इसके पहले सब इंस्पेक्टर का आया था, पूरा क्लास नोट से आया था। शिक्षक भर्ती का आया था, 1 महीने का बैच से ही आया था पूरा। तो इस बात का मैं विश्वास दिला रहा हूं कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, लेकिन सारा कुछ, लगभग सारे प्रश्न आपको मैथ्स के जितने प्रश्न कराऊंगा उन्हीं के आसपास मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल आंसर टिक करना है, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, उसके तहत उसके आसपास की पूरी कहानी बता दूंगा मैं। यही एकमात्र उपाय है मैथ्स को करने का, और कोई उपाय भी नहीं है। डिटेल्ड में चैप्टर हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग भी पढ़ाना है, मैथ्स भी पढ़ाना है, संचार पारस्परिक कौशल के क्वेश्चंस भी कराने हैं मेरे को, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस भी कराने हैं मेरे को। संभव ही नहीं है कि चैप्टर वाइज जाऊंगा तो मैं 30 दिन में आपको पूरा, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। और वो पढ़ाने वाला फिर जो पढ़ाएगा ना आपको समझ में आएगा, ना वहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में महीना भर में अपन बहुत कुछ कर लेंगे, और अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो यही तरीका होगा। तो आज कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं। आज जो क्वेश्चंस है मेरे, ये किन टॉपिक्स पे आधारित है तो बता दे रहा हूं मैं आपको। आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो है आपके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ये जो लिखा हुआ है, इसके अलावा जो गुणनफल, भागफल के जो प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, एक लेक्चर में अगर आप एक लाइन का भी पूरा पूरा कवर कर पाएंगे, एक चैप्टर को भी पूरा पूरा कवर कर पाएंगे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा संख्याओं पर बेस्ड कराऊंगा। संख्याओं पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उनको कराऊंगा। यही एकमात्र उपाय है, ध्यान रखिएगा, और कोई उपाय नहीं है। चलिए स्टार्ट करें फिर। समय वैसे भी कम है, तो समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। कोई डाउट है आप लोग के पढ़ाने के तरीके को लेकर? आप लोग के पास कोई और अच्छा उपाय है तो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई और अच्छा उपाय है, आप लोग को लगता है ऐसा पढ़ा जाए, तो हो सकता है कुछ और हो जाए।
है किसी के पास कुछ उपाय? डिटेल्ड में पढ़ाना तो संभव नहीं है, आप लोग भी जान रहे इस बात को। उनके क्वेश्चंस में शामिल कर लूंगा, इसमें जितने भी व्यापम के एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस में शामिल कर ही लूंगा। जो भी टॉपिक कराऊंगा उसमें इस साल जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इस साल उससे पहले साल जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन शामिल रहेंगे उसमें, वो सारे क्वेश्चन शामिल रहेंगे आपके। बताइए। जैसे डिटेल पे आपने पढ़ाया होगा, नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं क्या? जैसे देखिए मेरा सजेशन ये है कि नोट्स तो होंगे, ये सब बैठे हुए हैं कुछ लोग यहाँ जो पढ़े थे, नोट्स होंगे, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे समय बर्बाद होगा आपका। बहुत कुछ पढ़ाया है मैंने, और महिला पर्यवेक्षक का तो मैंने 4-4 घंटे का क्लास लिया था एक दिन में। 4 घंटे का हर दिन क्लास मैंने लिया है, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे रीजनिंग, और लगभग पूरे क्वेश्चंस फंसे हैं, 100% फंसे हैं। तो समय उतना नहीं है आपके पास भी कि आप उसको पूरा डिटेल्ड बैठ के पढ़ें घर में। और विश्वास दिला रहा हूं मैं, मेरे पे विश्वास रखिए। महिला पर्यवेक्षक में भी शुरू में उनको लगा था कि आएगा कि नहीं आएगा, रोज बोल रहे हैं कि विश्वास रखो, आएगा ही आएगा ही। आया है अभी तक, तो आगे भी आएगा। हमको पता है कहां से क्वेश्चंस व्यापम देता है, पूछता है, पता है क्या दायरा है व्यापम का, तो लगभग मिल जाएगा। तो विश्वास रखिए, और महीना भर में विश्वास रखने के अलावा कोई उपाय भी नहीं है आपके पास में। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो विश्वास रखिए। हिंदी का भी देख सकते हैं आप, मैराथन से ही हिंदी के सारे क्वेश्चंस फंसा दिए थे सर, सब इंस्पेक्टर में। तो महीना भर में तो बहुत कुछ पढ़ा देंगे आपको, तो पढ़ा देंगे, विश्वास रखिए। 1 महीना में और भी बैचेस चलाए हैं, इसीलिए विश्वास के साथ बोल रहे हैं हम लोग। ऑनलाइन में बताइए, इंग्लिश का और कंप्यूटर का डेली लगाना थोड़ा सा संभव नहीं है, 6 क्लास ज्यादा हो जाएगा, 4 क्लास चलने दीजिए। ऐसा लगा तो आगे चलकर कंप्यूटर का रेगुलर कर देंगे, 1 घंटे बढ़ा देंगे। शनिवार रविवार को भी 3-3 घंटा अगर पढ़ेंगे तो भी आपका 6 घंटा कंप्यूटर, 6 घंटा इंग्लिश हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर आगे चलकर हुआ तो आपका कंप्यूटर का क्लास जो है वो डेली कर देंगे। छत्तीसगढ़ जीएस लगेगा, इंडियन जीएस नहीं कराएंगे, पहले ही बता दे रहा हूं। इंडियन जीएस को आप खुद से पढ़िए, लास्ट में देखते हैं मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड कर देंगे, और गाइडेंस के लिए फैकल्टी आ जाएंगे। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है बता देंगे आपको। इंडिविजुअल फैकल्टी को भेज दूंगा मैं, वो आके आपको बता देंगे कि कहां से पढ़ना है। जैसे महिला पर्यवेक्षक में किया हमने, शिक्षक भर्ती में किया हमने, तो फैकल्टीज आके आपको गाइड कर देंगे कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ये हो जाएगा इंडियन जीएस के लिए। इंडियन जीएस की क्लास नहीं लगाएंगे, पहले ही बोल दिया गया है। मतलब 90 नंबर का आपका सिलेबस पूरा कराएंगे हम, 90 नंबर का। 10 नंबर का आप जो पहले पढ़े हैं उसी को कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिवीजन करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। रीजनिंग को भी कराऊंगा साथ साथ में। इंडियन जीएस का इंपॉर्टेंट बता देंगे आप लोग को, इंडिविजुअल फैकल्टीज आएंगे हर विषय के। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन में सीधे आ रहा हूं, उसके आसपास का कहानी पूरा बताऊंगा मैं फिर। चलिए, संख्याओं को लेकर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। ये पहला प्रश्न है संख्या को लेकर, पहला प्रश्न है। आप लोग खुद से सोचेंगे कितना जानकारी आपको है, बाकी मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग खुद से सोचेंगे। प्रश्न को देख सकते हैं, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस उठाऊंगा जहां से पूरा जो डिटेल्ड है वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा, बस थोड़ा सा तेजी के साथ करेंगे अपन। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। पहला बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, पहला बोला है। दूसरा बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तीसरा बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। चौथा बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। कौन सा कथन सही नहीं है, क्या लगता है? ये तो आसान है। कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा कथन है चारों में से, ये पूछ रहा है। ऑप्शन डी, ऑनलाइन में डी आ रहा है। देखिए पूरा कवर कर दूंगा मैं, एक लेक्चर देख लीजिए कैसे पढ़ा रहा हूं, समझ में आ जाएगा कि महीना भर में बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। क्या लग रहा है आंसर? डी। डी तो नहीं होगा यार, सी भी नहीं होगा। अब तो ए और बी बचा है बस। अब बी में आ जाइए फिर, अब बी में आ जाइए फिर, यही तो बोलेंगे आप। डी तो खत्म, सी खत्म, अब बी में आ जाइए, बी को आंसर बोल दीजिए, बी आंसर होगा। कौन सा गलत है पूछ रहा है, देखो फटाफट बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि 2 प्रश्न और भी है संख्याओं पर आधारित, वो आपसे बनने चाहिए फिर। चलिए फटाफट देखिए क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा मैं यहां पर एक फ्लो डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा।
ध्यान से समझेंगे, फ्लो डायग्राम से ही आपका संख्या पूरा खत्म हो जाएगा। संख्या को जब आप पढ़ेंगे तो संख्या जो है ये दो प्रकार की होती है। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है। इसका पीपीटी जो है ये आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं लिख रहा हूं, ये पीपीटी पूरा आपको मिलेगा ही। संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। जनरली दो प्रकार की होती है। एक और होती है मिश्रित संख्या, दोनों को मिलाकर जो बनती है, उसको छोड़ दीजिए। मुख्यतः दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। सिलेबस को आपने देखा, काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है। आपने सिलेबस जो देखा और पीएससी का भी सिलेबस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है। केवल क्या है आपके सिलेबस में, वास्तविक संख्या। फिर भी काल्पनिक क्या होती है, तो ध्यान रखिए इतना बस कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक। इतना समझिए बस, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होती है इसको काल्पनिक बोलते हैं, जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई उपयोग ना हो। समझते चलो, आराम से बोलूंगा, आपको याद ही हो जाएगा पूरा। तो काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्या होती है इसको बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक को छोड़कर सारी संख्याएं जो आपके सिलेबस में है वो क्या होंगी, वास्तविक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। एक होती है परिमेय और दूसरी अपरिमेय। ठीक, एक बार मैं फ्लो डायग्राम बना देता हूं। परिमेय संख्या जो है ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्या और तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसके बाद प्राकृत संख्या जो है ये दो प्रकार की होती है, समप्राकृत और विषम प्राकृत। समप्राकृत और दूसरी होती है विषम प्राकृत। समप्राकृत और विषम प्राकृत। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। यह संख्या का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। दो तीन प्रश्न जो आज मैं लेकर आया हूं वो दो तीन प्रश्न आपके क्लासिफिकेशन से ही बन जाएंगे। संख्या का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। पहला, सबसे पहले मैं बोला संख्या दो प्रकार की, वास्तविक मतलब रियल और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। अब वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय मतलब रैशनल और इरैशनल। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण मतलब होल नंबर और पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, सम और विषम मतलब इवन और ऑड। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक मतलब नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। इसके अलावा दो संख्याएं और है जिसपे प्रश्न व्यापम हमेशा पूछता है, एक है भाज्य संख्या और दूसरी है अभाज्य। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट और अभाज्य को प्राइम। समझ आ रहा है? ये क्लासिफिकेशन संख्या का आपके सामने लिखा हुआ है, याद कर लीजिए। संख्या दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ध्यान रखिए वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी वो है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में आ जाइए। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इरैशनल। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, सम और विषम। और पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। दो संख्याएं और देखेंगे, भाज्य और अभाज्य। यहां से हमेशा व्यापम प्रश्न पूछता है। फटाफट देख लीजिए कौन सी कहां से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, एक से। बहुत सारी बातें बताने को है लेकिन जितनी आवश्यकता उतनी बता रहा हूं मैं। प्राकृत संख्या के बारे में 15 मिनट केवल लेक्चर चल सकता है। फिलहाल ध्यान रखिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी, एक से। समझ आ रहा है? जितनी आवश्यकता है एग्जाम के लिए उतना ही बता रहा हूं, बताने को बहुत कुछ है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से। पूर्णांक संख्या में सब कुछ आ जाएगा, नेगेटिव भी आएगा,
जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। समझ आ रहा है? एकदम आसान है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। पूर्ण संख्या 0 से, मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, और पूर्णांक संख्या में नेगेटिव भी आ जाएगा, 0 भी और पॉजिटिव भी। इसीलिए तो इसमें 3 प्रकार मैंने बताए, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, और तीसरा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। अब प्राकृत संख्या में जो जो 2 से भाग जाएगा वो क्या कहलाएगा, सम, और जो जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएगा, विषम। ये देखो, प्राकृत में जो जो 2 से भाग जाएगा वो सम, और जो जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम। याद रहेगा, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, और पूर्णांक में नेगेटिव भी रहेगा, 0 भी रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा। प्राकृत में जो जो 2 से भाग जाएगा वो सम, और जो जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम। याद है यहां तक? अब परिमेय संख्या की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, परिमेय संख्या की अगर मैं बात करूं तो परिमेय संख्या में ये सारी संख्याएं शामिल है। पहली बात तो ये सारी संख्याएं जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या में शामिल होंगी। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब क्या होंगी, परिमेय। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब क्या होंगी, परिमेय। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब क्या होंगी, परिमेय। इसके अलावा और भी परिमेय संख्या होती है, जैसे P/Q में, जिनको आप लिख सकते हैं 2/3, 4/7, -3/2, -5/9, ये सब भी क्या है, परिमेय। एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं, ये सारी संख्याएं जितनी आपने लिखी हैं, 1 2 3 4, 0 भी, माइनस वाली संख्याएं भी, ये सब की सब क्या है, परिमेय। इसके अलावा परिमेय में और क्या क्या आएगा, P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हो, जैसे 2/3, 4/7, -5/9, 9/11, ये संख्याएं भी किसमें आएंगी, परिमेय में आएंगी। समझ आ रहा है? परिभाषा इसकी बनती है, P/Q का रूप होना चाहिए, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। P/Q का रूप जहां P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, पूर्णांक, और Q 0 नहीं होना चाहिए। पूरी डिटेल्ड परिभाषा ये बनती है, लेकिन मैं आपको एकदम आराम से आसान तरीके से बता रहा हूं। ये सारी संख्याएं, सारी प्राकृत संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्णांक संख्याएं क्या है, परिमेय। जितनी भी प्राकृत संख्याएं सब की सब क्या है, परिमेय। जितनी भी पूर्ण संख्याएं सब परिमेय, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं सब परिमेय। इसके अलावा ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या। बन जाएगा? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यह परिभाषित ही नहीं होता है, यह परिभाषित नहीं होगा। बात होती है अपरिमेय संख्या की, तो इनको वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। ये देखिए, अपरिमेय संख्या मतलब जिनको P/Q में नहीं लिख सकते, इनको सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। साथ में पाई भी क्या है, अपरिमेय। समझ आ रहा है? जिनको वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। वर्गमूल 4 को अपरिमेय नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान क्या होता है, 2। वर्गमूल 9 को अपरिमेय नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्गमूल 9 का मान क्या होता है, 3। समझ आ रहा है? तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। याद रहेगा इतना? लेकिन पाई के बारे में पूछ रहा हूं। एक्चुअल में होता क्या है, पाई को जब दशमलव में बदलेंगे तो आपका आता है अनावर्ती अशांत। छोड़ दीजिए, अभी अनावर्ती अशांत आता है, नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें भी कौन सा, नॉन रिक्यूरिंग। वो सब छोड़िए, पाई फिलहाल आप लीजिए किसमें, अपरिमेय में। पाई को याद रखिए, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर मैं पाई पूछा तो पाई क्या है, अपरिमेय। 22/7 पूछूंगा तो 22/7 को क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। समझ आ रहा है? P/Q का रूप, जहां P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्याएं। समझ आ गया ये सारी संख्याएं? अब इसका आंसर बताओ मेरे को। ऑप्शन बी ना, दिख रहा है? ऑप्शन बी गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, गलत है। सारी की सारी वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय होती हैं क्या, नहीं, अपरिमेय भी तो होती। समझ पा रहे हैं? ये फ्लो डायग्राम से ही आप इस प्रश्न का आंसर क्या टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। समझ पा रहे हैं? एकदम आसान है। देखिए, बाकी स्टेटमेंट में समझा रहा हूं, लेकिन आप खुद सोचिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक मतलब जितनी भी वास्तविक संख्या है
वो परिमेय होती हैं। गलत है। कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं और कुछ क्या है? अपरिमेय। मैक्सिमम क्या है? परिमेय, लेकिन अपरिमेय भी तो हैं। जैसे वर्गमूल 2 वास्तविक है ना, लेकिन क्या है? अपरिमेय। समझ आ रहा है? वर्गमूल 3 वास्तविक है, क्या है ये? अपरिमेय। एकदम सिंपल सी बात है। 3 संख्याएं लिख रहा हूं मैं, 2, वर्गमूल 2 और वर्गमूल -2। ये क्या है? परिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। और ये क्या है? हो गया। क्योंकि संख्याएं देखा जाए तो 2 है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक आपके सिलेबस में है ही नहीं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। कहने का मतलब आपके सिलेबस में कोई भी संख्या आई, या तो वो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। क्योंकि वास्तविक संख्या 2 ही प्रकार की है बस, परिमेय और अपरिमेय। मतलब आपके सिलेबस में कोई भी संख्या आई, ये तो आएगी ही नहीं, आपके सिलेबस में कोई भी संख्या आई तो या तो वो परिमेय होगी या तो अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की थी। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप परिमेय बोलोगे? नहीं बोलोगे। कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं और कुछ क्या है? अपरिमेय। तो दूसरा वाला क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। इसीलिए दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। पहले वाले को देख लो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, बिल्कुल है। और काल्पनिक को छोड़कर सब संख्याएं क्या है? वास्तविक। कोई भी संख्या प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सम हो, विषम हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, ये सारी संख्याएं क्या है जो आपके सिलेबस में है? वास्तविक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, यह कथन सही है। तीसरा देखो, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, सही है। जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब क्या हैं? परिमेय। जितनी पूर्ण संख्याएं ये भी क्या है? परिमेय। जितनी पूर्णांक संख्याएं ये भी क्या है? परिमेय। तो बोला क्या है? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, बिल्कुल सही कथन है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, सही तो है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, कथन सही है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, ये सब होती है प्राकृतिक संख्या। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं किसमें आती हैं? पूर्णांक में। क्योंकि पूर्णांक में क्या आता है? नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। तो आप देख पा रहे हैं सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक है। सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी क्या है? पूर्णांक है। तो चौथा कथन भी क्या है? सही है। गलत कथन कौन सा है? बी। इसीलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा। अब याद रहेगा, देख लीजिए एक बार फटाफट। ये याद रखना है आपको, ऐसा नहीं कि घर में जाके अब रिवीजन करेंगे, उसका समय नहीं है आपके पास। जितना हो सके दिमाग में बैठा लो। अब इसको पढ़ाने में 1 लेक्चर लगता है मेरे को, लिखवा के पूरा पढ़ाने में। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। किसी भी वस्तु को गिनना स्टार्ट करोगे तो कहां से करोगे? 1 से। इसीलिए प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो ऐसे पूरा लिखवाने में समय लगेगा। तो ये एक आसान तरीका है। बताइए ऑनलाइन में समझ आया आप सबको? जल्दी कमेंट करिए। चौथा वाला जो आप लोग सही बोल रहे थे उत्तर, वो सही नहीं होगा। कथन सही है, लेकिन पूछा क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। चलिए समझ आ गया, याद रहेगा ये। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अब इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे आसानी से। ये देखिए, इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाएंगे। वर्गमूल 2 के बारे में सही कथन का चयन करें। कर पाएंगे ये? तो वर्गमूल 2 के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑनलाइन में जल्दी से कमेंट करो। भी आ जाएगा। तो यह अपरिमेय इररेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकता मैं। परिमेय संख्या देखो एकदम सिंपल सा है यार, या तो परिमेय संख्या होगी कोई या तो अपरिमेय। क्योंकि वास्तविक 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। मतलब कोई भी संख्या जो आपके सिलेबस में आने वाली है वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। अपरिमेय एकदम सिंपल सा है, वर्गमूल के रूप में होगा। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7। इसके अलावा पाई के बारे में याद रखिए, पाई क्या है? अपरिमेय। वर्गमूल 2 भी क्या है? अपरिमेय। ये परिमेय नहीं है। अब परिमेय ही नहीं है तो प्राकृत और पूर्णांक कहां से हो जाएगी? ऐसा भी सोचो, अगर परिमेय ही नहीं है तो प्राकृत और पूर्णांक का तो चांस ही नहीं है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक और है, उसके बाद अभाज्य और भाज्य संख्या का प्रश्न है।
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, पहला ऑप्शन, एक पूर्णांक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। ऑप्शन ई लिख दूंगा, उपरोक्त सभी, तो क्या टिक करेंगे? ठीक, अगर मैं ऑप्शन ई लिख दिया उपरोक्त सभी, ध्यान से पढ़ के बताओ क्या टिक करोगे? ऑप्शन ई लिख दिया उपरोक्त सभी, सी ही आएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक मतलब सारी की सारी परिमेय संख्या, ई नहीं आएगा, तब भी ई नहीं आता, क्या आएगा? सी ही आएगा, आएगा सी। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक मतलब जितनी परिमेय संख्या होती है सब, समझ आ रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या बोलने का मतलब 0 भी, 1 2 3 ये सब भी परिमेय हैं, -3 -2 -1 ये सब भी परिमेय हैं, 2/3 भी परिमेय है, 4/7 भी परिमेय है, -5/9 -11/13 सब क्या है? ये परिमेय, ये सब परिमेय है ना। सारी प्राकृत ऑलरेडी परिमेय है, सारी पूर्ण ऑलरेडी परिमेय है, सारी पूर्णांक ऑलरेडी परिमेय है। उसके अलावा ये संख्याएं भी क्या हैं? परिमेय है। जबकि ये संख्या प्राकृत है क्या? नहीं। पूर्ण है क्या? नहीं। पूर्णांक है क्या? नहीं। परिमेय अपने आप में बहुत ज्यादा है, समझ आ रहा है? ये सब तो है 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब तो परिमेय है। इसके अलावा जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। परिमेय संख्या की एक्चुअल परिभाषा बनती है P/Q के रूप में, जिनको लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जहां P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बचपन से याद करते आ रहे हो P/Q का रूप, P/Q का रूप, लेकिन P और Q क्या? तो P और Q पूर्णांक संख्या। ये देखो P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक, इसीलिए ये क्या है? परिमेय। 4 और 7 दोनों क्या है? पूर्णांक। -5 और 9 दोनों क्या है? पूर्णांक। -11 और 13 दोनों क्या है? पूर्णांक। अच्छा, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं ना, इसीलिए 2 भी क्या है? परिमेय। दोनों क्या है? पूर्णांक। 0 को मैं 0/4 लिख सकता हूं ना, इसीलिए 0 भी क्या है? परिमेय। समझ आ रहा है? तो यहां पर बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक मतलब सारी की सारी परिमेय संख्या। क्या सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं। ये भी तो परिमेय संख्याएं हैं, क्या ये पूर्णांक हैं? क्या नहीं है ना। प्रत्येक मतलब सारा, समझ आ रहा है? सभी परिमेय संख्या। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं होती है। ये वाली परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। ये वाली परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। लेकिन इनका क्या? ये भी तो परिमेय है, ये पूर्णांक नहीं है। ऑप्शन ए खत्म। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत है? नहीं होगी। केवल यही वाली परिमेय संख्या क्या होंगी? प्राकृत। 0 नहीं है, प्राकृत। माइनस वाली संख्याएं प्राकृत नहीं है, ये वाली संख्याएं नहीं। ऑप्शन बी खत्म। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल है, जो भी संख्या आपके सिलेबस में है वो वास्तविक ही है। तो सारी परिमेय, सारी अपरिमेय क्या है? वास्तविक। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो मैं लिखा हूं, ये सब क्या है? वास्तविक। सारी परिमेय संख्या क्या है? वास्तविक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। गलत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, बन जाएगा। तो संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। कोई डाउट है इसमें जल्दी से पूछिए। अभाज्य और भाज्य का एक प्रश्न लेते हैं, फिर याद रहेगा। देख लीजिए फटाफट एक बार, तीनों में से किसी भी प्रश्न में डाउट है ऑनलाइन में जल्दी से बताएंगे। ऑनलाइन वाले तीनों में से किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो पूछेंगे। बाकी अब डाउट नहीं आना चाहिए, जितनी आवश्यकता थी उतना बता दिया हो। है तो बहुत कुछ बताने को और, लेकिन आवश्यकता जितनी है, एग्जाम में जितना पूछा जा सकता है उतना आपको क्लियर है। आगे जाकर औसत के प्रश्न आएंगे, वहां पे बोलेगा प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम 25 पूर्ण संख्या 0 से 24, क्योंकि पहली पूर्ण संख्या क्या है? 0। तो 25वीं पूर्ण संख्या 24। तो जब मैं बोलूंगा प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो आप 0 से लेकर 24 तक की संख्याओं का क्या निकालेंगे? औसत, एवरेज। मैं बोलूंगा प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो आप 1 से लेकर 25 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालेंगे।
प्रश्न में आएगा n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो जैसे ही प्रश्न में आया कि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि n का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, सब में आंसर आएगा। प्रश्न में आया n एक शून्य पूर्णांक संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए n का मान शून्य ही होगा। n एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, मतलब n का मान ऋणात्मक में कुछ न कुछ होगा। समझ आ रहा है? दशमलव में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं ना तो प्राकृत में आएंगी, ना तो पूर्ण में, ना ही पूर्णांक में। अब प्राकृत में नहीं आ रही तो सम और विषम में कहां से आ जाएंगी? पहली सम संख्या क्या है? 2। पहली विषम संख्या क्या है? 1। बन जाएगा। परिमेय में बहुत कुछ आ जाएगा, ये सारी संख्याएं आएंगी। इसके अलावा ये देखिए P बटे Q का रूप होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। बस अपरिमेय संख्या में वर्गमूल के रूप में जिनको लिखा जा सकता है, वर्गमूल के अंदर पॉजिटिव ना नेगेटिव होगा तो फिर तो वो काल्पनिक हो जाएगा। और पाई के बारे में ध्यान रखिए, पाई क्या होता है? अपरिमेय। बन जाएगा। स्टेटमेंट वाले 3 प्रश्न हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी मैं बता रहा हूं, अभी आऊंगा इसमें आएंगे, अभी उसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन डी तो आसान है यार। देखो पहले प्रश्न का ऑप्शन डी जो डाउट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, तो प्राकृतिक मतलब प्राकृत संख्या, तो ये होती है प्राकृत संख्याएं, ये होती है प्राकृत संख्याएं। पूर्णांक में क्या होता है? तो पूर्णांक में नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब +1 +2 +3 लिखो या 1 2 3 लिखो, एक ही बात है यार। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब जितनी प्राकृतिक संख्या होती है, क्या वो सारी की सारी पूर्णांक होती है? बिल्कुल होती है। जितनी प्राकृतिक संख्या है ये सब की सब कहां पे आ रही है? पूर्णांक में आ रही है। तो मैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक का नाम दे सकता हूं। एक पूर्णांक है, क्या है? 2 3 4 5 सब क्या है? पूर्णांक। तो मैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक का नाम दे सकता हूं। बन जाएगा। चलिए, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब मिलेगा, वो सब टेंशन मत लीजिए। हो गया। भाज्य और अभाज्य का एक प्रश्न लेते हैं। चलो, भाज्य और अभाज्य का एक प्रश्न, ये देखिए, ऐसे प्रश्न व्यापम पूछता ही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? ये बहुत काम का है। अभाज्य का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? ऐसा एक प्रश्न आने का पूरा चांस है। पूछा भी था, फूड इंस्पेक्टर में आया था, मंडी इंस्पेक्टर में आया था। सोचिए कैसे बनेगा, क्या होगा? कौन सी संख्या? ये पूछा गया प्रश्न है, खैर ये डेटा पूछा गया है, 173 को ही पूछा है। ऐसा रैंडम बताना कारण मेरे को, ऐसा नहीं कि 173 में मार रहे हो तुक्का, कारण बताना मेरे को। ऑप्शन में तो आ रहा है आप लोग का कुछ सिद्धांत। सोचो, ऐसी संख्याएं पूछी जाती हैं। और देखना, फूड इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था पिछले साल, फूड इंस्पेक्टर का बोल रहा हूं, लेबर इंस्पेक्टर का तो अभी हुआ था, फूड इंस्पेक्टर का जो पिछले साल हुआ था उसमें 2 कथन दिए गए थे। पहला कथन था 173 एक अभाज्य संख्या है। फिर ऑप्शंस थे, केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो बता दे रहा हूं मैं क्या तरीका है पता करने का। थोड़ा सा कैलकुलेशन में तेजी लानी होगी, तब ऐसे प्रश्न बनते हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है और भाज्य का मतलब क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, एकदम बोलचाल का लोकल परिभाषा जो है वो बता रहा हूं आपको। बोलचाल का एकदम लोकल परिभाषा क्या है इसका? जो किसी से भाग ना जाए वो क्या है? अभाज्य। एकदम सिंपल सा परिभाषा, जो किसी से भाग, अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या हुआ? जो किसी से भाग ना जाए। जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य, जो किसी से भी भाग चला जाए वो भाज्य। समझ आ रहा है? एकदम आसान और लोकल परिभाषा इसकी। बुक्स में तो स्टैंडर्ड परिभाषाएं हैं, जो केवल एक से और खुद से भाग जाए, ऐसी परिभाषा सुने होंगे आप, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो सब छोड़ो। एकदम बोलचाल की लोकल भाषा, जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य, जो किसी से भी भाग चली जाए वो भाज्य। एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, एक ना तो अभाज्य संख्या होगी ना ही भाज्य होगी,
एक के बारे में ध्यान रखेंगे। एक जो है ये ना तो अभाज्य संख्या होगी और ना ही भाज्य संख्या होगी, तो एक का टेंशन छोड़ दीजिए, उसके आगे बढ़िए। प्राकृत संख्याओं में ही अभाज्य और भाज्य मिलेंगे आपको, प्राकृत संख्याओं में ही। एक का टेंशन छोड़ दीजिए, एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में जाएंगे। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बनती है? वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो उसके लिए मेरे को पहले गुणनखंड समझाना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा। वो सब छोड़िए। सबसे आसान परिभाषा, जो किसी से भाग न जाए वो अभाज्य, जो किसी से भी भाग चला जाए वो भाज्य। अभाज्य मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है? अभाज्य। भाज्य में क्या आएगा? 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब क्या हो जाएगा? भाज्य। किसी से भी भाग गया मतलब भाज्य, किसी से भी भाग नहीं गया मतलब अभाज्य। एकदम आसान सी परिभाषा। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। एक को छोड़ो, जो किसी से भाग नहीं गया वो अभाज्य, जो किसी से भी गया वो भाज्य। किसी से भी गया वो भाज्य। अब इसमें समस्या ये है 161, 173, 143, 437 कौन सी अभाज्य है? जो किसी से भाग नहीं गया वो अभाज्य। अब समस्या क्या होती समझो। जैसे एग्जाम्पल के लिए फंसते कैसे हैं? एग्जाम्पल के लिए 437, इसको चेक करते हैं अपन भाग दे दे के। अपन इसको चेक करेंगे भाग दे दे के, ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 से भाग दिए नहीं गया, 3 से दिए नहीं गया, 5 से दिए नहीं गया, 7 से दिए नहीं गया, 11 से दिए, 13 से दिए, 17 से दिए नहीं गया। आपने इसको क्या टिक कर दिया? अभाज्य। आपने बोला किसी से तो भाग नहीं जा रहा है सर। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में और आएगा कि सर 4 से भाग क्यों नहीं दिए, 6 से क्यों नहीं दिए, 8 से क्यों नहीं दिए, 9 से क्यों नहीं दिए, 10 से क्यों नहीं दिए? तो अगर 4 से इसको भाग जाना ही होता तो पहले ही वो किससे चला जाता? 2 से। समझ आ रहा है? अगर 6 से भाग जाना ही होता तो 2 और 3 दोनों से पहले ही चला जाता। अगर 8 से जाना ही होता तो वो 2 से पहले ही चला जाता। अगर 9 से जाना होता तो पहले ही वो 3 से चला जाता। अगर 10 से जाना ही होता तो पहले ही वो 2 और 5 से चला जाता। हमेशा जो भाग दे के देखते हैं, ये किससे भाग दे के देखते हैं आप? अभाज्य संख्याओं से ही। समझ आ रहा है? हमेशा जो भाग दे के देखते हैं ये अभाज्य संख्याओं से ही देकर देखते हैं आप, अभाज्य संख्याओं से ही। अब समस्या ये थी कि आपने 437 को भाग दे दे के देखा, ये भाग नहीं गया। आपने इसको क्या टिक कर दिया? अभाज्य। लेकिन 19 से भाग जा रहा है ये देखो, 19 से 437 भाग जा रहा है। 19 दूनी 38, 19 त्रिका क्या हो जाएगा? 57। 19 से भाग जा रहा है मतलब ये क्या है? भाज्य। लेकिन अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कहां तक भाग दे के देखना है? मेरे को सपना थोड़ी आएगा कि 19 से भी चेक कर लूं मैं। समझ आ रहा है? मैंने तो 17 भी चेक कर लिया, वो तो मेरे बस की बात भी नहीं थी। मैं तो एग्जाम में 2, 3, 5 को बिठाऊंगा बस। 2 से जा रहा है नहीं, 3 से जा रहा है नहीं, 5 से जा रहा है नहीं, दे दो इसको क्या? अभाज्य। ये तो 17 में लिख दिया हो। समझ आ रहा है? ये तो मेरे बस की बात भी नहीं है। मेरे बस की बात लास्ट कितना है? 11, 13 बस। लेकिन ये 19 से जा रहा है। ऐसे ही कोई संख्या हो सकता है 23 से जारी हो। समझ आ रहा है? ऐसे ही कोई संख्या हो सकता है 23 से जारी हो। जाने का मतलब भाज्य है वो तो। लेकिन मैंने तो इसको टिक कर दिया अभाज्य, गलत हो गया। तो एक नियम होता है जो आपको लिमिट बता देता है कि यहां तक भाग देकर देखना है। एक नियम होता है जो आपको लिमिट बता देता है कि यहां तक भाग देकर देखना है। जाना होगा तो इस लिमिट में किसी से चला जाएगा, नहीं जाना होगा तो फिर ये पूरे नंबर सिस्टम में किसी से नहीं जाएगा। तो वो क्या है नियम? ध्यान से समझो यहां पे वो नियम क्या है। समझ आ रहा? समस्या क्या था? समस्या यह था कि लिमिट तो पता चले कि कहां तक भाग देकर देखना है। क्योंकि मैं 17 तक भाग दिया और मेरा किस्मत ऐसा था कि वो 19 से भाग जा रहा है। 19 तक दिया तो मेरा किस्मत ऐसा था 23 से जा रहा था वो। समझ आ रहा है? तो एक लिमिट आपको पता होना चाहिए कि कहां तक मेरे को भाग देकर देखना है। उस लिमिट को जानने के लिए एक नियम होता है। वो नियम क्या है समझो। किसी भी संख्या को चेक करना है तो उसके तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग अपने मन में सोच लो। उसके तुरंत आगे वाला, उससे बड़ा पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है? तो पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 4, 9, 25, 36, 49, इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग। जो किसी प्राकृत संख्या के वर्ग होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग।
समझ आ रहा है? 25 किसका वर्ग है? 5 का। 36 किसका वर्ग है? 6 का। 49 7 का है। 144 12 का है। 169 13 का है। तो इन संख्याओं को क्या नाम देते हैं आप? पूर्ण वर्ग। तो इसके तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग कौन होता है? 169। अभी याद होना चाहिए। 161 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग 169। 169 किसका वर्ग है? 13 का। 13 को पकड़ लिया मैं। 161 वाले केस में किसको पकड़ा? 13 को। कैसे पकड़ा 13 को? 161 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग 169। 169 किसका वर्ग है? 13 का। 13 को पकड़ा। 13 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं जो हैं इन्हीं से भाग देना है बस। लिमिट मिल गई मेरे को। 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं जाना होगा तो इनमें से चला जाएगा, नहीं गया तो अभाज्य टिक कर देना इसको। 2 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 3 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 5 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 7 से 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 जा रहा है। जा रहा है मतलब ये क्या है? भाज्य। लिमिट पता चल रही है आपको। लिमिट कैसे पता चल रही है? तो 161 के तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग, 161 के तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग क्या है? 169। ये याद होना चाहिए भाई। 1 4 फिर 9 16 25 36 49 64 81 100। उसके बाद 121 144 169 196 225 256 289 फिर 324 फिर 361 400। याद बात है कुछ कि बस मुंडी हिला रहे हो? याद है ना? इतना तो याद होगा यार। 161 के आगे वाला पूर्ण वर्ग 169 होता है। 169 मतलब 13 के डेटा को अपने दिमाग में लेके चलो। 13 से छोटी संख्याओं से ही भाग देना है बस। जाना होगा चला गया, नहीं जाना होता तो किसी से नहीं जाता। 173 को चेक करूंगा तो 173 से जस्ट बड़ा वाला पूर्ण वर्ग 196। 196 मतलब 14। 14 मतलब 14 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को पकड़ लीजिए। 14 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं। जाना होगा तो इन्हीं में से जाएगा, नहीं गया तो अभाज्य टिक करेंगे, काम खत्म करेंगे। 2 से भाग नहीं जाएगा, इतना तो पता होगा। इकाई के अंक को देख के बता सकते हैं 2 से नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, कैसे बताए? 1 और 7 8, 8 और 3 11। अंकों का योग 3 से नहीं जा रहा है, मतलब संख्या भी 3 से नहीं जाएगी। नियम ऐसा बचपन में पढ़े होगे ना यार, विभाजिता के नियम। संख्या को देख के आपने बताया 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जा रहा है, 7 दूनी 14, 3 और 3 नहीं जा रहा है, 11 एकम 11, 6 और 3 नहीं जा रहा है, 13 एकम 13, 4 और 3 नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य। इसके आगे का चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको आंसर मिल चुका है। लिमिट का बात कर रहा हूं कि लिमिट कैसे पता करेंगे आप। समझ आ रहा है? वो n स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन, उसको याद मत करो। बुक में लिखा है ऐसा, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p, इसको छोड़ो। कंफ्यूजन होता है, n क्या माने, p क्या माने। एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं। वो सिंपल सी बात है कि किसी भी संख्या को चेक करना है तो इसके तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग, तुरंत आगे वाला, तो इसके तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग पकड़ो। किसका वर्ग है उसको पकड़ लो बस। तो 161 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग 169। 169 मतलब कितना? 13। 13 से छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देना है बस मेरे को। जाना होगा तो चल देगा, वरना वो किसी से नहीं जाएगा। 173 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग 196। 196 मतलब 14। 14 से छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देना है मेरे को, किसी से नहीं गया, इसीलिए क्या है ये? अभाज्य। अब ये अभाज्य मिल चुका है, इसके आगे को चेक करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये देखना 11 से जाएगा और ये जाएगा किससे? 19 से। समझ आ रहा है? आसानी से चेक कर सकते हैं। और 2 3 और 5 का तो नियम याद रखो भाई, भाग देने का। 2 3 और 5 का एटलीस्ट याद रखो नियम। कोई भी संख्या को देखना, उसका इकाई का अंक, समझ आ रहा है? उसका इकाई का अंक, उसी को क्या बोलते हैं? अंतिम अंक। किसी भी संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 है तो वो 2 से भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा वो। किसी भी संख्या का इकाई का अंक, जैसे इसका इकाई का अंक 1 है, 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। इकाई का अंक को ही क्या बोलते हैं आप? अंतिम अंक। ये इकाई का अंक, इसी को आप क्या बोलते हैं? अंतिम अंक। तो ये इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8,
इनमें से कुछ भी है तो वो भाग जाएगा 2 से, अदरवाइज नहीं जाएगा। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से जा रहा है तो संख्या भी 3 से जाएगी। जैसे यहां पे 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 3 से जाता है क्या? नहीं, मतलब 161 नहीं जाएगा। अंकों का योग 3 से जाएगा तो संख्या भी 3 से जाएगी। 5 का नियम क्या है? अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। होने को तो 20 तक के नियम पूरे याद होने चाहिए, 20 तक के, फिर भी 2 3 5 याद कर लो अभी फिलहाल, याद रहेगा। 2 का नियम किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक इनमें से कुछ होना चाहिए। 5 का नियम किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। और 3 का नियम अंकों का योग 3 से जा रहा है, संख्या के अंकों का योग 3 से जा रहा है तो संख्या भी 3 से जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। बना पाएंगे कोई भी संख्या? 4 तो देगा भी नहीं। स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं, कोई एक ही संख्या रहेगी तो उसको तो आसानी से चेक कर सकते हैं। 437 है, इसके जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग 441 किसका होता है? 21 का वर्ग। 21 को पकड़ा, 21 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को लिखूंगा तो उसमें 19 शामिल हो जाएगा, 19 से यह भाग चला जाएगा तो उस लिमिट में वो संख्या शामिल हो जाएगी जिस संख्या से उसको भाग जाना होगा। उस लिमिट में आपको देखना है, बस जाना होगा तो इनमें से चला जाएगा, नहीं गया तो फिर वो पूरे नंबर सिस्टम में किसी से नहीं जाएगा। जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग देखना, जस्ट आगे वाला। बहुत आगे वाला देखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आपका काम बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे सर मेरे को 173 के तुरंत आगे वाला याद नहीं है, लेकिन थोड़ा और आगे वाला याद है मेरे को, 400 याद है मेरे को, 20 का वर्ग। समझ आ रहा है? आप बोलेंगे 400 याद है सर, 173 के आगे तो है लेकिन ज्यादा आ गया थोड़ा सा, लेकिन याद तो है 400 मेरे को। तो आप क्या करेंगे? 20 को उठाएंगे। आप क्या उठाएंगे? 20 को। तो 20 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो यहां पे 17 भी आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा। एक्स्ट्रा काम आपका बढ़ गया, 17 से भाग देके देखना पड़ा जिसकी आवश्यकता थी ही नहीं, 19 से भाग देके देखना पड़ा जिसकी आवश्यकता थी ही नहीं। समझ आ रहा है? काम बढ़ेगा, गलत नहीं होगा आपका, काम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपना बस। आप जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग अगर आपको याद नहीं है, उसके आगे याद है, उसको भी लिख सकते हो आप, उससे आपका काम बढ़ेगा थोड़ा सा, गलत नहीं होगा। आपको यहां पे आवश्यकता थी 196 को पकड़ने की, लेकिन आपने पकड़ा क्या? 400। 400 पकड़ा मतलब 20 को उठाया आपने, तो 20 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे तो उसमें 17 और 19 शामिल हो जाएगा। इनसे भाग देने की आवश्यकता ही नहीं थी आपको केवल भाग इनसे देने की आवश्यकता थी। तो आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया, यहां पे गलत नहीं हुआ है। बन जाएगा यहां तक? चलिए बताइए, देख लो फटाफट, यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो। संख्याएं पूरी बता दिया मैं आज। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बताइए जोड़ के क्या आना चाहिए? थर्ड वाले में 8 कैसे आ रहा है? अच्छा इसमें, ठीक। और इसमें तो आप क्या बोल रहे हैं? विषम अगर आएगा तो वो है अभाज्य संख्या। कैसे बताओ ना? ऐड करके क्या आना चाहिए जिससे आप अभाज्य बोलोगे? मतलब जोड़ने पे अगर अभाज्य आ रहा है तो वो अभाज्य है, ऐसा नियम बोल रहे हो आप? जोड़ने पे अभाज्य आए मतलब वो अभाज्य है, ऐसा बोल रहे हो आप? ऐसा नियम नहीं होता है। जोड़ने पे अभाज्य आए तो वो अभाज्य हो जाएगा, ऐसा नियम नहीं होता है। 21 के अंकों को जोड़ने पर 3 आता है तो क्या 21 को अभाज्य बोल दोगे क्या? आप खुद बताओ मेरे को। 21 के अंकों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? अभाज्य आ रहा है ना। 2 और 1 3, 3 क्या है? अभाज्य। तो क्या 21 भी अभाज्य है क्या? नहीं है ना। 21 तो भाज्य है, 3 से भाग जाता है, 7 से भाग जाता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं, एक ही नियम है ये जो बताया हो बस, और कोई नियम नहीं है अभाज्य और भाज्य संख्या पता करने का। एक ही नियम है बस, ये जोड़कर इतना आएगा, ये नियम नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, हर बैच में बोलते हैं ऐसा, तो हो सकता है कोई पढ़ाया हो। हर बैच में ऐसा बोलते हैं कि जोड़ के इतना आया तो अभाज्य बोल देंगे, जोड़ के इतना आया तो भाज्य बोल देंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। जब भी ऐसा मन में आए ना तो आप छोटे एग्जाम्पल उठा लिया करो। आपने बोला जोड़ के अभाज्य आएगा तो मतलब वो अभाज्य होगी, तो आप एग्जाम्पल उठा लीजिए। 21 के अंकों को जोड़ा, 3 आया, 3 तो अभाज्य है लेकिन 21 अभाज्य नहीं है। समझ आ रहा है? बन जाएगा। ऐड करके सम विषम ऐसा कुछ नहीं है यार, वही समझा रहा हूं। एक ही नियम है ये, और कोई नियम नहीं है। होता तो मेरे को पता होता और मैं काहे के लिए इतना मेहनत करवाता फिर।
आप भी पढ़े हैं कहीं से तो मैं भी पढ़ा होता उसको, जब आप पढ़ लिए हैं तो मैं भी पढ़ा होता, ऐसा कुछ नियम होता तो नहीं है ऐसा कोई नियम, एक ही नियम है ये वाला, इसको ध्यान रखेंगे। हो गई पूरी संख्याएं, कल देखते हैं इसके आगे। कोई डाउट है किसी को, किसी विषय के संबंध में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इसके आगे का कल देखते हैं फिर। तो यही एक तरीका है जिससे आप थोड़ा सा स्पीड से चीजों को खत्म कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब ये क्लास में 3 लेक्चर में हो पाता है खत्म, तो उसको एक लेक्चर में समेटे हैं। एक लेक्चर भी क्या 45 मिनट में, शुरू का 15 मिनट केवल ये सिलेबस पे बातचीत हुआ था, तो जो 3 लेक्चर का है उसको एक लेक्चर में समेटे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठेंगे। परिमेय का दशमलव निरूपण कहलाता है वो। परिमेय का जब दशमलव निरूपण करेंगे तो एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत। शांत मतलब परिमित, अशांत मतलब अपरिमित। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कहलाएगा वो, डायरेक्ट परिमेय नहीं कहलाएगा, क्योंकि 2.5 को आप डायरेक्ट परिमेय नहीं बोल सकते, क्योंकि परिमेय का परिभाषा क्या होता है, P बटा Q का रूप, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। लेकिन 2.5 को आप 2.5 डिवाइड बाई 1 बोलते हैं। आप ऐसा मत बोलना कि सर इसको मैं 5 बटा 2 लिखूंगा। ऐसे अगर आप लिखने लग गए तो फिर कोई भी संख्या दशमलव वाले को आप P बटे Q में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका प्रश्न क्या है, 2.5, तो 2.5 को डायरेक्ट मैं परिमेय संख्या नहीं बोल सकता, लेकिन परिमेय संख्या का ये दशमलव निरूपण ही है। परिमेय संख्या का ये दशमलव निरूपण ही है। 5 को 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 2.5। शांत दशमलव कहलाता है ये। पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा, एक आध क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद आपकी क्लास होगी सहकारिता अधिनियम की। थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा खोल के बैठेंगे, मतलब 1 घंटा पूरा का पूरा ना आपको झपकी आए ना उबासी आए, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। समझ आ रहा है ना, झपकी ना उबासी, तभी आपका पूरा दिमाग में जाएगा। थोड़ा सा स्पीड तो पढ़ाऊंगा और समझ में लेकिन आएगा, जितना पढ़ाऊंगा समझ में पूरा आएगा, दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी। थोड़ा सा एक्टिव होके बैठेंगे अगर सिलेक्शन लेना है तो, 1 महीना में पढ़ना है तो। चलिए देखते हैं इसके आगे का फिर कल।